हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं और इन क्लासेस में अभी तक हम पॉलिटी क्लास पहुंच चुके हैं। इसके पहले और भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी हैं 2 क्लासेस और एक कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लासेस है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी की भी क्लासेस आज तीसरी होने वाली है। अभी तक 2 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी हम लगातार इस तरीके से अपना रिवीजन बढ़ाते चल रहे हैं और प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं। तो प्रयास ये है कि हम जल्द से जल्द जो प्रयास मतलब क्लासेस हैं कंप्लीट करें और जो 12 तारीख से अपना एग्जाम जो है आप लोग देंगे, तो बेहतर तैयारी करते रहिए। और सबसे बढ़िया ये है कि प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। लास्ट मोमेंट में आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, स्कोर पे फोकस कम करना है कि आपका स्कोर कम रहा है या ज़्यादा रहा है। इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है, इंपॉर्टेंस नहीं देना है, स्कोर को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि उससे आपको डिमोटिवेशन होगा। तो आप ये पीटीएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो। इसमें 100 प्लस टेस्ट मिलेंगे, लगभग 10,000 क्वेश्चन हैं और 499 इसका प्राइस है। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? प्राइम जीएस अकेडमी आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर पर जाकर के, जहाँ पर आपको 5 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसको 5 और मैं ऐड करूंगा इसमें, मतलब 10 मॉक टेस्ट मैं फ्री कर चुका हूँ इसमें। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस संविधान से प्रभावित है और इनमें से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, ये इंपॉर्टेंट था कि अमेरिकी संविधान से प्रभावित धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, ब्रिटिश संविधान से प्रभावित संविधान उपचारों का अधिकार, अमेरिकी संविधान से प्रभावित राजनीतिक अधिकार और फ्रांसीसी संविधान से प्रभावित समानता का अधिकार। सो इसमें मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से संविधान से लिए गए थे, यूएसए के संविधान से लिए गए थे। इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वह है राजनीतिक अधिकार। तो इसका आंसर सही क्या हो गया? सी नंबर सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो मुख्य संकल्पना है वो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। ठीक है। और राजनीतिक अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि जीवन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी जो है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसलिए संविधान के विचारों का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एकदम सही है। ये सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य के शासन में मौलिक है। हाँ, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर हो गया केवल मतलब 1 और 2 दोनों दोनों सही है। तो सी नंबर सही है। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो राज्य के निदेशक सिद्धांत है जो वो अनुच्छेद 36 से 11 तक में है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड का जो संविधान है वो उसने स्पेन के संविधान से लिया था। कहाँ से? स्पेन के संविधान से लिया हुआ था। और जो वाद योग्य होने का मतलब होता है अवाद योग्य या वाद योग्य जो है, तो इसका मतलब होता है कि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। वाद योग्य मतलब प्रवर्तनीय है और वाद योग्य नहीं है तो मतलब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर भी देश के शासन मौलिक हैं और इसी के सिद्धांत से, नीति निषेध सिद्धांत से ही आप जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निकल के आती है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निकल के आती है। राज्य की अवधारणा निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, 46वां संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश और मूल संविधान में कर्तव्य शिक्षा का अधिकार, सोवियत संघ में से प्रभाव। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 42वें संविधान संशोधन जो कह रहा है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर ही जोड़े गए थे। तो ए नंबर का दूसरा हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा इसमें। और 86वां संविधान संशोधन है द्वारा, इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, तो बी का तीसरा है। और मूल संविधान में जो कर्तव्य हैं वो अनुपस्थित थे और सोवियत संघ से प्रभावित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश है यहाँ पर ना। तो यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ी सा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। और इसका जो सही आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर सही आंसर है। फिर भी यहाँ पर ये देख लीजिए, अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ये सारी घटनाएं हैं, इनको कालक्रम में लगाना है। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना, राष्ट्रपति के लिए
न्यूनतम आयु 35 वर्ष का निर्धारण, राष्ट्रपति की वेतन वृद्धि 2018 में की गई थी, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। तो जो संविधान है, संविधान सभा ने सबसे पहले राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव आया था। इसमें सबसे पहले जो प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव आया था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ गया 4। फिर इसके अलावा है, इसके बाद जो है इलेक्टोरल कॉलेज था जो, तो उसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी, सो 1 नंबर पे था। और इसके बाद राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई थी, तो 2 नंबर आएगा। और इसके बाद जो राष्ट्रपति का वेतन है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 5 लाख कर दिया गया 2018 में। तो कुल मिला के यहाँ पर तीसरा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 3 नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी है और उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता है। हाँ, ये सही है। ठीक है, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान भी नहीं कर सकता। दोनों सही है, लेकिन ये दोनों में एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है इन दोनों का, तो इसलिए ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत चुना जाता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता होता है और संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में, लेकिन वहाँ पर मतदान करने की शक्ति नहीं होती है इसको। और जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है, पद धारण करता है। और जो सरकारी मामलों में होता है वो सरकार को कानून से लाभ भी देता है, महत्वपूर्ण मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है। तो वह केवल 17 दल के सदस्यों में से चुना जाता है, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह संसद के दोनों सदनों का पीठासीन अधिकारी है, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों को पक्षपात रहित तरीके से देखता है। तो सिंपल सा है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में जो है पूछ रहा है कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है, तो यह अपने जो है अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों को पक्षपात रहित तरीके से देखता है। यही सटीक होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि 17 दल के सदस्यों में से चुना जाता है केवल, ये भी हो सकता है लेकिन अदर विषय में भी चुना जा सकता है, मतलब विपक्षी पार्टी से भी चुना जा सकता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, यहाँ पर वह संसद के दोनों सदनों का पीठासीन अधिकारी है, तो ये भी सही। दोनों सदनों का नहीं होता है पीठासीन अधिकारी, एक ही सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो कौन से, वह निर्वाचन क्षेत्रों का हितों का पक्षपात रहित तरीके से देखता है। और यहाँ पे लिखा हुआ निष्पक्ष पदाधिकारी से रहित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वह अपने निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन निष्पक्षता के साथ वह वैसे दल से भी हो सकता है, लिखा हुआ है पहले ही, जैसे शिवराज पाटिल और सोमनाथ चटर्जी थे। बाकी वह लोकसभा का प्रतिनिधित्व अधिकारी है, राज्यसभा का नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और सदन के कार्यक्रम, गरिमा और व्यवस्था का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। धन विधेयक कहाँ पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, एकदम सही है, और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 से अधिक नहीं रोक सकती है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन इसके सही है। धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही किया जा सकता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। राज्यसभा इसे स्वीकार कर सकती है, सुझाव दे सकती है, या कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। यदि वह सुझाव देती भी है तो लोकसभा उसे जो है स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। तो धन विधेयक की पहचान है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसमें इतना ही जानना है। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, राज्य विधानसभा के सदस्यों के संबंध में लिखित को सम्मिलित कीजिए। न्यूनतम आयु, राज्य विधानसभा के सदस्यों के संबंध में पूछा गया है। तो जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, तो न्यूनतम आयु लगभग इसकी होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो ए का पहला। फिर अधिकतम सदस्य संख्या है जो, वो 500 तक हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है जो सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो बी का दूसरा हो गया आपका। और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 भी होनी चाहिए, 60 तक हो सकती है। लेकिन कई जगह पे इसके लिए अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम में 32 है, सिक्किम में 32 है, और मिजोरम में 40 है, मिजोरम में 40 है, और नागालैंड में 60 है। ये कुछ अपवाद हैं, नागालैंड में 60 सदस्य, तो ये कुछ अपवाद हैं।
और वहीं पे सो डी नंबर कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होना चाहिए। सो कौन सा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ए नंबर सही है प्रश्न नंबर 8 का। यहाँ पर लिखा हुआ न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सदस्य संख्या 500 होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अभी तक 403 है। और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। लेकिन जो सिक्किम है उसकी 32 है। मिजोरम नागालैंड में अपवाद है। विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है, लेकिन इससे पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह 86वें संविधान सभा द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ये भी सही है। और इसने पूछा गलत कथन पूछा हुआ, सही कथन नहीं पूछा है। तो सबसे पहला सही है, यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तो ये भी सही है। यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक भी सकते हैं। तो एक कथन गलत है, लेकिन फिर भी ये सही है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, शिक्षा का अधिकार जो है सभी बच्चों को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। केवल भारतीय नागरिकों को नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। साथ ही अनुच्छेद 45 में जो था 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का प्रावधान था, आरटीई एक्ट 2009 में से क्रियान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो समानता का अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। अस्पृश्यता का निषेध राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और एक और दोनों। समानता का अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है, सही है। और इसमें जो है अस्पृश्यता का निषेध राज्य निजी व्यक्तियों पर लागू होता है। यहाँ पर निजी व्यक्तियों के बारे में थोड़ी सा कंफ्यूजन है, क्योंकि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यक्तियों के प्रति उपलब्ध है। यहाँ पर इसके तो सी नंबर सही है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं हम कि अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णन समानता का अधिकार जो है वो मूलतः राज्य के विरुद्ध है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों पर लागू होता है। यही कारण है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। और अनुच्छेद 23 जो बाल का निषेध राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आपातकालीन शक्तियों के बारे में है। तो सबसे पहले उन जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे पहले कब लगाया गया था? 1959 में लगाया था, केरल में लगाया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी सबसे पहले। और 44वां संविधान संशोधन जो है, 44वां संविधान संशोधन आपातकाल संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया गया था, सो 1978 में किया गया था ये। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो अभी तक नहीं की गई है, तो अभी तक नहीं हुई है, तो इसका तो कोई स्थान ही नहीं है, तो इसको चौथे नंबर पे रख सकते हैं हम। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रपति शासन, फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो पहले नंबर पे। और उसके बाद सेवा संविधान द्वारा आपातकालीन संबंधी प्रावधानों में संशोधन, तो इसको दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। और उसके बाद हम रख सकते हैं इसको वित्तीय आपातकाल की घोषणा, मतलब 4 नंबर पे इसको रखने की संभावना तौर पे देखा जाता है। 3, 1, 2, 4। केरल जो है 1959 में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगाया था कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध। और 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। 1978 में जो है 44वें संविधान द्वारा आपातकाल के दुरुपयोग होने रोकने के लिए प्रावधानों में कई सारे संशोधन किए गए थे, जैसे कि सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक शांति की जो है चेंज किया गया, क्योंकि आंतरिक शांति बहुत बड़ा वर्ड था। और ऐसे भी और भी परिवर्तन किए गए। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की विशेषता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल और वेस्टर्न का दोनों में अलग अलग अंतर है। तो सबसे पहला इसमें लिखा है, राज्य का धर्म में से पूर्ण अलगाव, तो ऐसा नहीं है। सभी धर्मों के साथ समान दूरी की नीति, ये भी नहीं है। और एक धर्म को राज्य धर्म का दर्जा देना। और इसमें लिखा हुआ सभी धर्मों के साथ समान दूरी की नीति, एकदम करेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसने पूछा हुआ है इसमें सर्वाधिक विशेषता तो बता सकते हैं हम। एक धर्म को राज्य धर्म का दर्जा, तो ये भी नहीं है। और धर्म मामलों में राज्य का हस्तक्षेप निषिद्ध है, तो ये भी नहीं है। राज्य का हस्तक्षेप निषिद्ध है, निषिद्ध तो नहीं है। तो सभी धर्मों के साथ समान दूरी की नीति होनी चाहिए। यहाँ पर पढ़ते हैं हम इसको, जो राज्य धर्म है सभी धर्मों के साथ समान दूरी की नीति को अपनाता है, यह पश्चिमी धर्म की तरह अलग है।
यहाँ पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जो है राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव में विश्वास करती है। भारत में राज्य धार्मिक सुधार में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सती प्रथा का निषेध, और 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसलिए भारत में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 13 आता है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकला है। ये सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? नहीं, एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकला है। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत निकला है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे एक चीज रखना, सूचना का अधिकार राइट टू प्राइवेसी से मिला है आपको, एक प्रकार का सांविधिक अधिकार है। कौन सा? सांविधिक अधिकार। तो ए गलत है और आर सही है। यहाँ पर हम इसको पढ़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में किया, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो मौलिक अधिकारों का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है ये। पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या में कंफ्यूजन कर दिया गया है। और बिना सूचना के लोकतांत्रिक व्यक्ति की समझ नहीं है। आरटी एक्ट 2005 था जो इसे कानूनी रूप देता है। इस प्रकार से कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं इसको, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार कह सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। देखो, मौलिक अधिकार कौन है? मौलिक अधिकार वही अधिकार माना जाएगा जो मान लो सबसे पहले 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में वर्णन है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्टली जा सकते हो इनको लागू करने के लिए। वहीं जो कानूनी अधिकार है, सूचना का जो राइट टू आपका सूचना का अधिकार है जो, ठीक है, तो राइट है जो ये वाला, इसके लिए आप डायरेक्टली कहाँ पर जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, है ना, आर्टिकल 226 के तहत। तो इसलिए आपको यहाँ पर रखना है कि जो सूचना का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर व्याख्या थोड़ी सी गलत कर दी गई है। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर हो जा सकता है कि अनुच्छेद 1(a) के तहत यह व्यक्ति स्वतंत्रता का हिस्सा है सूचना का अधिकार। और यहाँ पर लिखा हुआ सूचना आयोग का इसके क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के 22 सदस्य, लोक लेखा समिति दोनों सदनों के कुल 30 सदस्य, सरकारी आश्रम समिति लोकसभा समिति, नियमन समिति दोनों सदनों की पृथक समितियां। तो प्राक्कलन समिति है, इसमें केवल कितने? लोकसभा के ही 22 सदस्य होते हैं अकेले, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। वहीं जो लोक लेखा समिति है, इसमें दोनों सदनों के 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और वहीं जो 7 हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और जो सरकारी आश्वासन समिति है केवल लोकसभा की समिति है, और नियम समिति है दोनों की सदनों की पृथक पृथक समितियां होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ए नंबर सही है। यहाँ पर देखते हैं हम, तो जो लिखा है प्राक्कलन समिति, इसके केवल लोकसभा में 22 सदस्य होते हैं, और लोक लेखा समिति दोनों सदनों की में से कुल 30 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के हैं। सरकारी आश्वासन समिति केवल लोकसभा की समिति है। नियम समिति दोनों सदनों की अलग अलग होती है। प्राक्कलन समिति भविष्य के व्यय की जांच करती है। लोक लेखा समिति बीते हुए व्यय की जांच करती है। तो यहाँ पर रखना है कैग इन समितियों का मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वह राज्य विधानमंडल को असीमित काल के लिए स्थगित कर सकता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है जो केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना भी वैध है। वह राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। वह राज्य लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकता है। सो उसने कथन सही पूछा है। तो सबसे पहले जो है इसमें, वह अध्यादेश जारी कर सकता है और जो केंद्र की पूर्व अनुमति के वैध भी है। तो ये वाला एकदम कथन सही है। तो सबसे पहले पहला क्यों सही नहीं है? वह राज्यमंडल को असीमित काल के लिए स्थगित कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा। वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, बिल्कुल नहीं है। वह राज्य लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकता है, नहीं। तो राज्य लोकसभा के अध्यक्ष को है और राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। तो यहाँ पर इसकी नियुक्ति जरूर राज्यपाल करता है, लेकिन इसको हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जो केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना भी वैध है। राज्य के राज्यपाल राज्य विधानमंडल में शस्त्रावकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना भी वैध है, लेकिन बाद में विधानमंडल द्वारा पारित होना आवश्यक है। वह विधानमंडल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकता है। 6 माह के भीतर सत्र बुलाना होता है। इसको यहाँ पर ध्यान रखिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। 6 माह के उसके भीतर सत्र बुलाना होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति में की उसकी अपनी शक्ति है,
और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना राष्ट्रपति का अधिकार। प्रश्न नंबर 16 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर कोई कानूनी दंड नहीं है, एकदम सही है। न्यायालय मौलिक कर्तव्यों के आधार पर मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर सकते हैं, संभावना है, कर सकते हैं। एच पॉसिबल है, कोई कानूनी दंड नहीं है, एकदम सही है। और ए भी सही है, तो दोनों ही कथन सही है। कर सकते हैं, जहां पर एक चीज और याद रखना, ऐसा वाला पैटर्न अगर देखते हैं सकते आता है कहीं पे, सकता आता है, यानी कि एक प्रकार का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है कहाँ पर, कहीं पे भी, कि यहाँ पर संभावना दिख रही है, पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, ठीक है। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, जहाँ पर संभावनाएं हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, साइंस एंड टेक का, तो उसमें अगर पॉसिबिलिटीज हैं कोई कि ये चीज़ हो सकती है, कि नैनो टेक में ये चीज़ तकनीकी आ सकती है, तो हाँ आ सकती है, संभावना है, इसलिए वो सही हो। जो संभावना रह, संभावना से जो परे क्वेश्चन है उनमें ये पॉसिबिलिटीज होती है कि वो सही होंगे, 100% ही सही होंगे। और जो केवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें ऐसा नहीं हो सकता है, कई बार ये गलत होते हैं, कई बार गलत होते हैं, कई बार सही हो सकते हैं। कोई तथ्य है तो उसमें के मामले में ये सही हो सकता है, बाकी कोई कहें कॉन्सेप्ट के मामले में सामान्य तौर पर ये गलत होते हैं। अगर ऐसा एडीबीटी ने कोई पैटर्न बनाया और नए तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो उसमें ये काम आ सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्यों के प्रत्यक्ष उल्लंघन के लिए संविधान में कोई दंड निर्धारित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कानून इन्हें संरक्षित करते हैं। न्यायालय कई मामलों में मौलिक कर्तव्यों का उपयोग मौलिक अधिकारों की व्याख्या में किया है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण मामलों में अनुच्छेद 51G का उपयोग करके न्यायालय ने कठोर निर्णय दिए हैं। प्रश्न नंबर 17 आता है। प्रश्न नंबर 17 में स्वतंत्रता के अधिकार के अपवादों के संबंध में घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएससी का अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम पीडी की समाप्ति, आतंकवाद निवारण निरोध अधिनियम, कोटा का निरसन, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यूएपी में संशोधन 2019। तो जो निवारक निरोध अधिनियम है 1950 में बना हुआ था जो, और इसके बाद इसको जो समाप्त कर दिया गया था, तो समाप्ति पूछा है, जो समाप्ति हुई थी 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। वहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है ये कब बना था, 1980 में बना था। और आतंकवाद निवारण अधिनियम का जो निरसन है वो 2004 में कर दिया गया था। और जो इसमें संशोधन की डेट लिखी हुई है ऑलरेडी, तो सबसे पहले कौन सा आया हुआ था, 1969 वाला, सो 2 नंबर का। फिर उसके बाद कौन आया हुआ है, उसके बाद आया है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 नंबर पे। फिर उसके बाद आपका आया आतंकवाद निवारण अधिनियम का निरसन, मतलब 3 नंबर। उसके बाद गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम में संशोधन 2019 में आया था, 4 नंबर। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 नंबर सही है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच का अंतर में कौन सा कथन सही है। तो दोनों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, नहीं है, दोनों की नहीं है। एक है, देखो देखो, जो वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117 में है, 17 का जो 2 है उसमें एक विधेयक दिया है वित्त विधेयक, और एक है 117 का एक है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसने वित्त विधेयक के बारे में पूछा हुआ है, तो नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। वित्त विधेयक में केवल कराधान संबंधी प्रावधान होते हैं, सो नहीं है। धन विधेयक की पहचान राष्ट्रपति करता है, नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वित्त विधेयक को राज्यसभा संशोधित कर सकती है, हाँ संशोधित कर सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ वित्त विधेयक को राज्यसभा संशोधित कर सकती है लेकिन धन विधेयक को नहीं। धन विधेयक की पहचान जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति नहीं। सो ये तो सही है। और दोनों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। वित्त विधेयक में कराधान के अलावा अन्य वित्तीय मामले भी हो सकते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, जबकि विधेयक के लिए कोई संविधान परिभाषा नहीं है। प्रश्न नंबर 19वां है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रधानमंत्री की मृत्यु और या इस्तीफे पर पूरी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है, ए भी सही है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार लिखा है, अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है, 75 में के अनुसार की जो प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र हो जाता है। बाकी यहाँ पर लिखी हुई चीजें, क्योंकि मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है,
और यह सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है। नया प्रधानमंत्री नई टीम बनाता है लगभग, और प्रधान जब तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त ना हो, पुराना काम चलाऊ प्रधानमंत्री के रूप में काम कार्य करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। चेक की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि के लिए होती है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, एकदम सही है। और कैग की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है उसमें के लिए होती है। तो 6 वर्ष की अवधि के लिए होती है, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली तो नहीं है, 6 वर्ष के लिए होती है नियुक्ति, 6 वर्ष के लिए ही होती है। तो एकदम से 3 नंबर सही है, एक और दोनों। यहाँ पर लिखा हुआ है केवल पहला कथन सही है, नहीं दोनों कथन सही हैं। कैग अपने प्रतिवेदन संसद के दोनों समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा कथन भी सही है। कैग की नियुक्ति जो है 6 वर्ष के लिए होती है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए होती है, क्योंकि नियुक्ति है जो कौन है, राष्ट्रपति है, और उससे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त है। वह भारत का प्रमुख लेखा अधिकारी है और सरकारी खर्च की लेखा परीक्षा भी करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त को सम्मिलित कीजिए। तो अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में बताना है आपको कौन कौन है। तो जो फजल अली थे वो अध्यक्ष ही थे इसके, के एम पणिकर सदस्य थे, एच एन कुंजरू भी सदस्य थे, और भाषावार पुनर्गठन का जो था वो मुख्य सिद्धांत था। तो कुल मिला के ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली ही थे, और के एम पणिकर, ए एन कुंजरू इसके सदस्य थे। और आयोग ने बोला था कि भाषा और राज्यों का पुनर्गठन को सिद्धांत माना, और उनसे 14 राज्य गठन हुए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और 40 श्री रामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसने भाषावार राज्यों की मांग को तेज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22वां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आरक्षण के संबंध में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा हुआ मूल संविधान में 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान था, हाँ सही है। वर्तमान में आरक्षण की अवधि 2030 तक है, तो सही है, 2030 तक भी है, बढ़ाई गई है। और केवल लोकसभा में आरक्षण है, राज्य विधानसभा में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों जगह पर है। और आरक्षण की समीक्षा प्रत्येक वर्ष में 5 वर्ष में होती है, नहीं ये 10 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में होती है। तो अब इस चीज को थोड़ी सा देख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मूल संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, यह तब से नियमित से बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 2030 तक है। लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भी आरक्षण है, तो यहाँ पर वर्तमान आरक्षण की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। तो 2030 तक जो बढ़ाई गई उसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखो दोनों ही कथन सही है, ए और बी, बढ़ाई गई है। यहाँ पर लिखा हुआ 2030 तक है। लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा के लिए आरक्षण है। आरक्षण की समीक्षा जो है प्रत्येक 10 वर्ष की में होती है, ना कि 5 वर्ष में होती है। और आरक्षण से संबंधित जो इसका प्रावधान अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में इसका प्रावधान है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थान 73वां संविधान संशोधन। सूचना का अधिकार संबंधी कानून। मतदान की जो आयु है वो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी 1988 में। शिक्षा का अधिकार जो है वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है वो 2005 में पारित हुआ था। तो अब इसको लगा लीजिए आप। सबसे पहले क्या आता है 1988, यानी कि 1 नंबर पे। उसके बाद आता है आपका 1992 2 नंबर पे। उसके बाद आपका आता है 2 नंबर नहीं, ये 3 नंबर। और उसके बाद आता है आपका 2 नंबर, यानी कि शिक्षा का अधिकार। और फिर आता है आपका सूचना का अधिकार, यानी कि 4 नंबर। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए नंबर सही। 61वां संविधान संशोधन जो है 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान दर्जा मिला हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। सभी भारतीय लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटना है, जिन्होंने संस्थान के अधिकारों को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रणाली की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछा हुआ है। यह केशवानंद भारतीय मामले में स्थापित बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर आधारित है, तो एकदम सही है। और न्यायालय संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वो कर सकता है। और शक्ति मूल संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित है, नहीं। तो
स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। कार्यपालिका के आदेशों की न्यायिक समीक्षा में की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका जो सही आंसर होगा 24वें का सी नंबर सही है। न्यायपालिका की शक्ति जो है मूल संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है और न्यायालय द्वारा विकसित की गई थी खुद ही। और केशवानंद भारतीय मामले 1973 न्याय जांच का सिद्धांत स्थापित हुआ था। न्यायालय संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और कार्यपालिका के आदेशों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कह सकती है संविधान की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और यहीं से ही एक प्रकार से कह सकते हैं संविधानवाद भी निकल के आता है। संविधानवाद निकल के आता है, इसी में से हो सकता है कह सकते हैं विधि का शासन भी निकल के आता है। विधि का शासन भी निकल के आता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, संविधानवाद क्या होता है, विधि का शासन क्या होता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसदीय सचिव संघ सरकार का मंत्री होता है। उप मंत्री का दर्जा राज्य मंत्री से कम होता है। तो इसका सही आंसर है केवल 2 नंबर का है, जो उप मंत्री है का दर्जा राज्य मंत्री से कम होता है। और संसदीय सचिव संघ सरकार का मंत्री नहीं होता है, बल्कि वह मंत्री का जो होता है वो सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। तो पहला गलत हो गया और दूसरा आपका जो है वो सही हो गया। सो बी नंबर सही आंसर है। यहाँ पर देखते हैं केवल दूसरा कथन सही है। संसदीय सचिव मंत्री नहीं होता है और वह मंत्री का सहायक होता है। उससे जो मंत्री उसके बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। उप मंत्री का दर्जा राज्य मंत्री से कम होता है, बिल्कुल सही है। और मंत्रियों की श्रेणी में कैबिनेट मंत्री आते हैं, सबसे पहले राज्य मंत्री सदस्य आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, और उप मंत्री आते हैं जो सबसे निम्न होते हैं। संसदीय इस पदक्रम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को मतों का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? जो इलेक्टोरल, जो एक प्रकार से जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है उसमें जो भी भाग लेते हैं उनके सदस्यों के मतों का मूल्य कैसे निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कुल मिला के कि संसद के जो सदस्य हैं, मतलब जो राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति में भाग ले रहे हैं, उनके मतों का मूल्य का निर्धारण का तरीका क्या है। तो इसका जो सही है, राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत होना चाहिए और राज्य की जनसंख्या बटे 1000 है, बटे 1000 फिर भागे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इसका बी नंबर तो सही है। और संसद का सदस्य का मत सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत भागे 776 आता है एक प्रकार से। तो इसका सी नंबर भी सही है। यानी कि कुल सदस्यों की संख्या ये बोला है 776, मतलब कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 776 जैसे 545 सदस्य हो गए और 231 सदस्य हो गए राज्य विधानसभा, राज्यसभा के। कुल टोटल कितने हो गए? 5 1 6, 4 3 7, 5 2 7, 776। तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव के मतों का मूल का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है और राज्य विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल राज्य की 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या एक भाग 1000 और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद के सदस्य के मत का मूल सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत का मूल होता है। सभी विधान राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य भागे यहाँ कह सकते हैं संसद के सदस्यों की संख्या। संसद के सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कह सकते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्यसभा केवल भारतीय सीमाओं के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य सदन है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो राज्यसभा है अखिल भारतीय सृजन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, एकदम सही है। ठीक है। और राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य सदन है, ये भी सही है। और जो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें क्या होना चाहिए कि राज्यसभा में जो उपस्थित उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान करने वाला मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। और जब इसके माध्यम से प्रस्ताव पारित करेगी तो एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, आईएफएस है। यहाँ दोनों का सही है। आर की सही व्याख्या अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आवश्यक है। संसद कानून बनाकर ऐसी सेवा का सृजन कर सकती है और राज्यसभा को अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय सेवा केंद्र और राज्य दोनों में अधीन कार्य करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के संदर्भ में को सम्मिलित करना है। PIL जनहित याचिका, न्यायाधीश निर्मित कानून, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नीति निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका। तो इसको एक दूसरे से लगाना हुआ है। तो बेसिकली PIL और न्यायाधीश निर्मित कानून है एक, ये जो है न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। तो इसको इससे भी मिला सकते हो, इसको इससे भी मिला सकते हो, ठीक है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है किससे लिया गया है, इन न्यायिक संयम से लिया गया है, और नीति निर्माण का सिद्धांत भी न्यायिक संयम से लिया गया है। कुल मिला के ABCDE, इसमें ए नंबर लगा सकते हो आप। यहाँ पे सारे विकल्प एक से ही हैं। और न्यायिक संयम लिखा है, और न्यायिक सक्रियता, तो इसके उदाहरण हैं वो आपको यहाँ पे देखो। आप मॉक टेस्ट तो सॉल्व कर ही रहे हो, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के लिए आ रहे हैं। बाकी जो रही बात एग्जाम हॉल की, तो एग्जाम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी बात को लेकर आपको आसानी कर देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वो। तो आपको एक तो खुश नहीं होना बहुत ज़्यादा कि यार यार ऐसे क्वेश्चन सारे बहुत बहुत आसान है। तो ये कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, एक या दो क्वेश्चंस होते हैं, तीन हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद तो आपको जैसे 22 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना आपको। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। PIL और यहाँ पर लिखा हुआ PIL और निर्मित कानून जो है न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बैरिकेड रमण समिति की सिफारिश, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेश, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ना, और स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना। तो बैरिकेड रमण समिति है जो वो कर्तव्यों के संबंध में ही थी, लेकिन इसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ की जगह पे आप कर लीजिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, तो ये जो है 1976 में बना था। फिर आ जाते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जो भी 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद भी, फिर यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना भी कह सकते हैं, उसके पहले ही हुई होगी, ठीक है। तो ये भी स्थापना जो है 1976 में ही कह दो यहाँ पे। तो सबसे पहले 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर यहाँ पे जो है 2 नंबर, और उसके बाद 3 नंबर। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि B नंबर सही है। यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना जो है 1976 में हुई थी। बैरिकेड रमण समिति की सिफारिश कर्तव्यों के बारे में, 42वें संविधान संशोधन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ जाना, और 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा संबंधी जोड़ा गया था। स्वर्ण समिति ने आपातकालीन की समीक्षा के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश भी की थी। यह सोवियत संघ संविधान से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी होता है। केंद्र राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। केवल संसद अंतर्राज्यीय व्यापार पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पर सही है, जो संसद है वो अंतर्राज्यीय व्यापार पर कानून बना सकती है, एकमात्र सही है यहाँ पर। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास नहीं बल्कि केंद्र के पास है, ठीक है। और संबंधित सूची के टकराव में इसमें राज्य का कानून नहीं प्रभाव होती बल्कि केंद्र का कानून प्रभाव ही होता है। और केंद्रीय राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो राष्ट्रीय हित में राज्य, केंद्र राष्ट्रीय हित में नहीं बल्कि इसके लिए राज्यसभा द्वारा कानून पारित किया जाना चाहिए। वही जो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, 2/3 बहुमत से राज्यसभा प्रस्तुत करेगी। यहाँ पर राज्यसभा के प्रस्ताव पर आपातकाल में अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्रियान्वयन के लिए कुछ विशेष स्थितियों में राज्य बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौनता का अधिकार शामिल है, और प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो ये दोनों कथन सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने में बोला हुआ है कि जो मौन है वो मौन रहने का अधिकार भी समान है। इसके लिए एक जो सुप्रीम कोर्ट ने आया था बिजोय इमैनुअल मामला, इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामले था। और प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का हिस्सा है। 3 नंबर 1 और 2 दोनों। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों में स्पष्ट किया था कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में मौनता का अधिकार भी शामिल है, जो बिजोय इमैनुअल मामला। और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(1) में निहित है। मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। सूचना का अधिकार भी इसी से निकला है।
हालांकि अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इन पर उचित निबंधन भी लगाए जा सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो आपको ये बताना है कि ये नीति सिद्धांत दिए हुए हैं, कौन सा किसके साथ मिल रहा है। तो जैसे सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, ये उदारवादी सिद्धांत है, तो ए का दूसरा कह दो आप, ए का दूसरा। इसके अलावा आप ग्राम पंचायतों का संगठन है, तो वो आ जाएगा बी का पहला आ जाएगा, ए का दूसरा और बी का पहला। इसके बाद काम, शिक्षा और सामाजिक सहायता का अधिकार जो है, ये समाजवादी सिद्धांत आ जाता है, तो सी का तीसरा आ जाता है। और जो नशाबंदी है, ये बेसिकली गांधीवादी सिद्धांत में भी आता है, उदारवादी सिद्धांत में आता है, तो डी का पहला आ जाएगा, डी का चौथा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका ए नंबर सही। यहाँ पर ये देख सकते हैं, निःशुल्क वैदिक सहायता उदारवादी सिद्धांत है, और ग्राम पंचायत गांधीवादी सिद्धांत है। काम, शिक्षा और सामाजिक सहायता का अधिकार समाजवादी सिद्धांत है। नशाबंदी भी गांधीवादी सिद्धांत है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि उदारवादी सिद्धांत ना होकर गांधीवादी सिद्धांत है। क्या है? गांधीवादी। हाँ। और बीपीएसपी को जो है 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: समाजवादी सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य, गांधीवादी सिद्धांत, स्वदेशी विकास, उदारवादी सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में पूछा हुआ है, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। राष्ट्रपति मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कोर्ट मार्शल के मामले में क्षमा दे सकता है, एकदम सही है, दे सकता है। ठीक है। क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का केवल कानून, केंद्रीय कानून के तहत सजा दी गई क्षमादान दे सकता है, नहीं है, गलत नहीं, मतलब सही नहीं है। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो गया सी नंबर सही है। गलत है, केंद्रीय और राज्य कानून दोनों के तहत क्षमा शक्ति दे सकता है। राज्य कानून भी है, मैं ऐड कर लो राज्य कानून। यहाँ पर ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति केंद्रीय और राज्य दोनों कानून पर तहत दी गई सजा के लिए है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सभी मामलों में क्षमा, विलंबन, परिभ्राम, परिहार दे सकता है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कोर्ट मार्शल के मामलों के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है, राज्यपाल को नहीं है। और यह शक्ति जो मंत्रिमंडल की सलाह पर है, न्यायिक समीक्षा के अधीन के प्रयोग की जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के संबंध में लिखित कथन पर विचार करें। कर पूर्ति के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक है। कर पूर्ति का उद्देश्य सदन की कार्यवाही की वैधता सुनिश्चित करना है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये सही व्याख्या है। यहाँ पर लिखा हुआ अनुच्छेद 100 के अनुसार गण पूर्ति के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग पीठासीन अधिकारी सहित उपस्थित होना आवश्यक है। लोकसभा में 55 सदस्य होते हैं और गणपूर्ति का उद्देश्य सदन की कार्यवाही की वैधता और गंभीरता बनाए रखना है। गणपूर्ति न होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, हाँ सही है। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के में होता है। राज्य विधानसभा के सदस्य जो हैं इसमें भाग नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव अभी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति क्योंकि अभी चुने गए हैं, तो उपराष्ट्रपति हो सकता है पूछा जाए कुछ एग्जाम में। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लेना है एक्स्ट्रा। और जो इनका चुनाव होता है वो आनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत से होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में को सम्मिलित करें। सदस्यों की अधिकतम संख्या, विधानसभा सदस्य संख्या 1/3, स्थानीय निकायों की द्वारा निर्वाचित होगी। अच्छा, ये राज्य विधान परिषद के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। किस में यहाँ पर, क्योंकि कोई भी निश्चित सदस्य नहीं होते हैं, बाकी हाँ जो उसमें लिखे हुए हैं उसके माध्यम से कुछ सदस्य निर्धारित किए गए हैं। जो राज्य विधान परिषद की होती है, अधिकतम विधानसभा जो होते हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो 1/3 होगी। विधानसभा की कितनी होगी? 1/3 सदस्य संख्या होगी। तो एक का पहला नंबर आ जाएगा आपका। फिर आ गए स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1/3 होनी चाहिए ये भी। और जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे ये कितने होने चाहिए? 1/6 होने चाहिए। और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो होनी चाहिए और 1/12 होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए नंबर सही हो गया। और वर्तमान में 6 राज्यों में परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन से राज्य हैं। संख्या 1/3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। दल बल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन के द्वारा,
चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता की शक्ति, चुनाव सुधार राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव प्रतीकों का आरक्षण का आवंटन का आदेश। दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में आया हुआ था, और चुनाव प्रतीकों का आरक्षण का आवंटन का आदेश जो है वो 1968 में आया था। अब 1968 में। इसके अलावा जो है, जो चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता की शक्ति उसके बाद में मिली थी। तो इसके बाद जो है चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता शक्ति, फिर उसके बाद जो मिला था चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो हुआ था, ये लगभग 1992 के आसपास प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, तो सबसे पहले 4, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, बी नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 52 में 1985 में आया था, दल बदल विरोधी कानून आया हुआ था। यहाँ पर दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम, इसके तहत ही जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर। 38 में लिखा है संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपातकाल के प्रकारों के संबंध में, राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार पूर्णतः निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार पूर्णतः भंग हो जाती है, ये वाला गलत है। वित्तीय आपातकाल में केंद्र राज्यों के वेतन में कटौती कर सकता है, केंद्र बिल्कुल सही है, केंद्र राज्यों के वेतन में कटौती कर सकता है। और सभी प्रकार के आपातकाल केवल संसद की स्वीकृति से लागू होते हैं, ये भी सही है। और राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार हैं वो पूर्णतः निलंबित हो जाते हैं। तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति राज्य के कर्मचारियों को वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है। वहीं जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो अन्य मौलिक अधिकार हैं वो सभी निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार निलंबित होती है, भंग नहीं होती है, ध्यान रहे यहाँ पे। आपातकाल जो है राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है। तो 44 संविधान संस्करण अनुसार रोकने के लिए इसमें लिखा हुआ था लिखित स्वीकृति चाहिए होगी। लिखित लिखित सिफारिश चाहिए होगी, जो सिफारिश होगा लिखित में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के मसौदे की तैयारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के मसौदे की तैयारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। तो मौलिक अधिकारों की तैयारी सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में हुई थी, मौलिक अधिकार समिति जो थी, ठीक है। लेकिन जो मसौदा समिति है उसके जो थे, कौन थे अध्यक्ष थे, उसके BN राव थे। बाद में डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने हुए थे। और जो मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो पहला गलत है क्योंकि इसके अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। और पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो ये गलत सही है, तो ये गलत है, लेकिन आर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, एकदम सही है। पटेल ने राष्ट्रों का एकीकरण महत्वपूर्ण भूमिका की थी, इसलिए लौह पुरुष कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा मुख्यतः मेरी संविधान से ली गई है। यहाँ पर है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। सभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपसभापति को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो ही 2। सभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और उपसभापति को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की नहीं, सामान्य प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो संसद की संयुक्त बैठक में चुना जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं होता है, ठीक है। उपसभापति को उठाने के लिए सामान्य बहुमत पर्याप्त है, मैं पहले ही बोल रहा था, और विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, और उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के सभापति को राष्ट्रपति समान प्रक्रिया से हटाया जाता है। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित निर्बंधन के संबंध में लिखित कौशल में लिखित करें। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की सुरक्षा, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संगम बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इस पर निर्बंधन किसके आधार पर लगाया जा सकता है। तो जो सभी निर्बंधन है वो सभी स्वतंत्रताओं पर लागू हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो सभी निबंधन है, अब ऐसा भी हो सकता है राज्य की सुरक्षा के आधार पर भी लगा सकता है, कानूनी व्यवस्था के आधार पर भी लगा सकता है, नैतिकता के आधार पर लगा सकता है, संगम बनाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, सार्वजनिक हित में भी लगा सकते हैं। कुल मिला के इसका डी नंबर सही होगा। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 2 और में अनुच्छेद 19(6) में वर्णित उचित निबंधन विभिन्न परिस्थितियों में सभी सूचनाओं पर लागू हो सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध, पीड़ना आदि के संबंध में विभिन्न सूचनाओं पर लगा सकते हैं। और ये निर्बंधन जो है वो उचित होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी पर हो जाए, और न्यायालय इसकी जांच करता है कि ये उचित है या अनुचित है। तो निर्बंधन जो है केवल कानून द्वारा ही
लगाए जा सकते हैं। संसद की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बजट में अनुदान की मांगों पर चर्चा। बजट में अनुदान की मांगों पर चर्चा। मतदान केवल लोकसभा में होता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव दे सकती है। संसद के दोनों सदनों की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। अनुपूरक अनुदान संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना दिए जा सकते हैं। तो इसका जो सही मतलब इसने पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो कथन गलत कथन है वो नंबर है अनुपूरक अनुदान संसद की पूर्व स्वीकृति बिना सकते हैं नहीं, डी नंबर इसका गलत है। क्योंकि बजट में अनुदान मांग की चर्चा मतदान केवल लोकसभा में होता है, सही है। और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन का सुझाव दे सकती है, सिर्फ सुझाव दे सकती है, वो भी 14 दिन के अंदर। 14 दिन बाद ऑटोमेटिक मान लिया था पारित हो गया है। संसद के दोनों सदनों की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता है, बिल्कुल सही है, कोई कर ऐसा नहीं है, बिना कानून के नहीं लगाया सकता है। तो अनुपूरक अनुदान संसद की अनुपूरक स्वीकृति के बिना दिए जा सकते हैं। तो अनुपूरक अनुदान संसद की स्वीकृति से ही दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 115 के अनुसार अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान के लिए संसदीय स्वीकृति आवश्यक है। जो संसदीय स्वीकृति आवश्यक है अनुच्छेद 115 में लिखा हुआ है, ठीक है। और बजट में अनुदान की मांग पर चर्चा केवल लोकसभा में होती है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है। कर स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं है। सिद्धांत लागू है, अकस्मिकता निधि को छोड़कर सभी सरकारी व्यय पर संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसदीय निधि पर भारत होता है, एकदम सही है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है, ये भी सही। दोनों कथन सही है, ए और सी दोनों सही कथन पूछता है यहाँ पर। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसदीय निधि पर भारत होता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो सुनिश्चित होती है वो सरकार इस पर दबाव नहीं डाल सकती है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी न्यायालय में या प्राधिकरण के समक्ष वकालत पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय और उस न्यायालय को छोड़कर अन्य जगह वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर, भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। इसके अलावा जो सरकारी आयोग की स्थापना है 1983 में हुई थी, केंद्र राज्य के संबंधों में था समीक्षा के लिए। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही हुई थी। और राष्ट्रीय प्रकाश परिषद का गठन 1952 में हुआ था। तो 4, इसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 4, 3, 1, 2, ये नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो सरकारी आयोग केंद्र राज्यों की सिफारिश के आधार पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल संविधान से संबंधित मामलों में सुनवाई करता है। राज्य और केंद्र के बीच विवाद में प्रथम और अंतिम न्यायाधिकार है। दीवानी मामलों में अपील केवल उच्च न्यायालय से आती है। आपराधिक मामलों में अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में है, तो जो कथन सही पूछा हुआ है तो केवल संविधान संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य और केंद्र के बीच विवाद में प्रथम और अंतिम न्यायाधिकार है, एकदम सही है। दीवानी मामलों में अपील केवल उच्च न्यायालय से आती है, एकदम सही है। नहीं, दीवानी मामलों में डायरेक्ट भी आ सकती है। आपराधिक मामलों में अपील की कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, व्यवस्था है। राज्य और केंद्र के बीच विवाद में प्रथम और अंतिम न्यायाधिकार है। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार केंद्र और राज्य के बीच विवाद में है, जहां वह प्रथम और अंतिम न्यायाधिकार है। यह केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित नहीं है, दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में अपील का अधिकार है। दीवानी मामलों में अपील तब आती है जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपराधिक मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास के मामलों में अपील का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनएचआरसी के अध्यक्ष सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह प्रावधान है, तो एकदम सही है। ए आर दोनों सही है। जब इसका प्रावधान है तो मुख्य न्यायाधीश इसी से होते हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर लिखा है दोनों कथन सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इस प्रावधान का उद्देश्य जो है आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। उसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। एनएचआरसी जो पेरिस सिद्धांत के अनुसार स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, एकदम सही है। इस भारतीय मामले में बुनियादी सिद्धांत की स्थापना की गई थी, ये भी एकदम सही है। दोनों सही हैं।
है ना, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। और दोनों सही हैं इसके। यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन में गलत है थोड़ी सा, केवल दो सही है। इसमें लिखा है संविधान को संशोधन नहीं कर सकती, इसमें बुनियादी ढांचा कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें सीधा बोला हुआ था किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी ढांचे को छोड़कर। संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता ऐसे जैसे सिद्धांतों और मूल भावनाओं से संरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। भारत के महान्यायवादी की शक्तियों और दायित्वों के संबंध में लिखित को सुमेलित करें। तो महान्यायवादी की शक्तियों के बारे में बताना है कि क्या शक्तियां हैं उसकी। तो जो सरकारी मामलों में उसकी है, कानूनी जो मुख्य दायित्व है, सरकारी मामलों में कानून चलाए जो उसका मुख्य दायित्व होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व है, इसका ये कार्य है, प्राथमिक कार्य है, भाई कार्य करेगा। निजी प्रैक्टिस की अनुमति है जो वो राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है। और संसदीय कार्यवाही में भाग लेना बिना मतदान का अधिकार है इसको। तो अनुच्छेद जो 76 के तहत महान्यायवादी लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति और पदोन्नति राष्ट्रपति के अधिकार में होगी। यहाँ पर लिखा हुआ अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना उसका प्राथमिक कार्य होता है। यहाँ पर देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा हुआ है कि गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, तो एकदम सही हो सकता है, लेकिन अनिवार्य रूप से तो नहीं है। तो जहाँ ऐसे वर्ड आ जाए जो अनिवार्य जैसा वर्ड आ जाए कि हाँ ये 100% होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन गलत होता है, तो ये वाला गलत है। राज्य आयोग का अध्यक्ष उस राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राज्य आयोग के अध्यक्ष उस राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी हो सकता है। और राज्य सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और राज्य आयोग का जो अध्यक्ष है सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। देखो यहाँ पर लिखा है उस राज्य का, और यहाँ पर लिखा है सेवानिवृत्त किसी भी राज्य का, मतलब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, किसी भी राज्य का हो सकता है। तो यहाँ पर डी नंबर ए सही है, किसी भी राज्य का हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसी राज्य का हो। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसी राज्य का हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और सभी राज्यों में आयोग होना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर लिखा है ये अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार इसका गठन करती है, राष्ट्रपति नहीं करता है। वर्तमान में लगभग सभी राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, और ये आयोग राज्य स्तर पर मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है लोक अदालत की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का संशोधन 2002 में, पहली लोक अदालत का आयोजन गुजरात में, और संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। तो इसमें जो सबसे पहले आता है संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 4 नंबर पे है, यानी कि अनुच्छेद 39 1976 में था, 1976 में जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 39 ए में, अनुच्छेद 39 ए में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और जो पहली लोक अदालत का आयोजन है वो 1982 में हुआ था। और इसके बाद जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिनियम जो है वो 1987 में, और विधिक सेवा प्राधिकरण का संशोधन जो 2002 में किया गया था। तो अब इसको हम लगा सकते हैं सबसे पहले 4 नंबर पे, फिर उसके बाद आता है 1982 पहली लोक अदालत, फिर उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1 नंबर, और पहले यहाँ पर तीसरा नंबर आएगा, तीसरा और पहला, और फिर यहाँ पे आएगा आपका दूसरा नंबर। सो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये नंबर सही है। संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 ए 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संविधान दर्जा मिला, एकदम सही है। बलवंत राय मेहता की संविधान की सिफारिश पर संशोधन किया गया था, तो ये वाला गलत है यहाँ पर कि बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में बनाई गई थी, 1957 में, बल्कि इसकी जगह पे एम.एल. संघवी समिति थी, एम.एल. सिंघवी समिति थी, सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया था, और अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। बाद में यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया था, तो ए सही है, लेकिन आर गलत है, इसका सी नंबर सही है। 73वां संविधान संशोधन जो है 1952 और पंचायती राज को संविधान दर्जा मिला था, कारण आर गलत है। यह संशोधन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में सिफारिश नहीं, बल्कि एम.एल. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। 73वां संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत
देखो मैंने एक संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से वीडियो बनाई हुई है, संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से। सो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, राज्य व्यवस्था के, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सी सही है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को है, एकदम सही है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है, ये भी सही है। तो 3 नंबर, 1 और 2 दोनों। अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 65 में लिखा है, के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बीमारी या अन्य कारण से कार्य न कर पाने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को दोनों राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते दोनों मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, संसदीय समितियों की कार्य प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है इसमें। तो जो है संसदीय समितियों की बैठकें गुप्त होती हैं, एकदम सही है। समितियों के सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, ये भी सही है। समितियों पर मतदान पार्टी लाइन पर नहीं होता है, ये भी सही है। और समितियों की रिपोर्ट हमेशा सर्वसम्मति से तैयार होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ही हो। तो जैसे अभी मैंने बताया था, हमेशा वर्ड आ जाए, तो ये एक मतलब अतिशयोक्ति वाला वर्ड है कि हमेशा एकदम होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कई बार। तो इसका डी नंबर आपका गलत है, लेकिन यही सही आंसर। हमेशा रिपोर्ट तैयार से नहीं होती। यदि मतभेद हो सकते हैं तो अल्पमत की राय भी रिपोर्ट में शामिल की जा सकती है। बाकी सभी कथन सही हैं। समितियों की बैठक गुप्त होती हैं। सदस्य विभिन्न दलों से होते हैं। मतदान पार्टी लाइन पर नहीं होती। यही कारण है कि संसदीय समितियां निष्पक्ष और प्रभावी रूप से कार्य कर सकती हैं। समिति में राजनीतिक दलों के अनुपात का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध संवैधानिक प्रचारों के संबंध में को सम्मिलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, अधिकारियों के कार्यक्षेत्र की जांच, उत्प्रेषण रिट, गैर कानूनी हिरासत से मुक्ति, और परमादेश, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन, प्रतिषेध, न्याय कार्यवाही को रोकना। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो गैर कानूनी हिरासत के लिए आता है। वहीं जो उत्प्रेषण रिट है तो उसमें देखा जाता है अधिकारियों के कार्यक्षेत्र की जांच की जाती है। और यहाँ पर परमादेश रिट है जो तो परम आदेश दिया जाता है। परमादेश का स्वाद दिया जाता है, सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिया जाता है। और प्रतिषेध रिट जो है वो न्याय कार्रवाई को रोकना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, ए नंबर हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंदोबस्तकरण है, हैबियस कॉर्पस, जैसे किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से, चाहे वो राज्य हो और चाहे निजी व्यक्ति ने उसको हिरासत में ले लिया है, यानी कि कैप्चर कर लिया है, तो जो उच्चतम न्यायालय है उसके लिए आदेश देता है कि उसको मुक्ति दी जाए। मुक्ति के लिए, मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं देना है कि हिरासत में ही मुक्ति दे दो। मुक्ति मतलब उसको छोड़ दिया जाए। उत्प्रेषण सरस्वती अधिकारियों के कार्यक्षेत्र की जांच के लिए है। परमादेश जो है सार्वजनिक कर्तव्य के लिए, निर्वहन के लिए है। प्रतिषेध है न्याय कार्रवाई को रोकने के लिए है। और रिट जो है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के तहत जारी किया जा सकता है। और अधिकार परीक्षा जो है वो 5वीं रिट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित संवैधानिक पदों को रिक्त होने की स्थिति में कार्यकारी व्यवस्था को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ऐसा कोई भी क्रम निर्धारण संभव ही नहीं है। ये तो फालतू का क्वेश्चन था। स्थिति में कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं, क्योंकि स्वतंत्र स्थितियां हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्राधिकार संभालते हैं। प्रधानमंत्री पद के रिक्त होने के वरिष्ठ मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्यवाहक मंत्री नियुक्त बनता है। लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष पद संभालता है। मुख्य न्यायाधीश के पद होने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आता है, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। संवर्ती सूची में कुल 97 विषय हैं, तो ये हो सकता है, पॉसिबल वे है। यदि केंद्र और राज्य के कानून में विरोध हो तो राज्य का कानून मान होता है, ये भी पॉसिबल वे है। राज्य का कानून कहाँ से मान होता है? राज्य का कानून नहीं मान होता है, केंद्र का कानून मान होता है। हालांकि इसमें एक अपवाद है कि राष्ट्रपति अगर राज्य कानून बोल दे कि हाँ ये तो मान होता है, लेकिन अब वो अपवाद है, सामान्य स्थिति नहीं है, तो ये गलत है। आपराधिक कानून और दीवान कानून संपत्ति की सूची के विषय हैं, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल वे है। संवर्ती सूची का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पर संवर्ती सूची में कुल जो है वो टोटल 100 विषय हैं, ना कि 97 विषय हैं। तो नहीं, तो नहीं, क्या बोलते हैं, इसमें कुल 52 विषय हैं, सॉरी 52 विषय हैं, तो इसलिए ये गलत है। तो इसका कुल मिला के आपका सही क्या हो गया? सी नंबर सही हो गया। जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो उसको छोड़ देना चाहिए उस टाइम के लिए। तो इसमें 52 विषय हैं, जैसे दीवानी कानून, विवाह, तलाक, शिक्षा, वन आदि संवर्ती सूची के विषय हैं। केंद्र और राज्य के कानून में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। संवर्ती विचार जो है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान संघवाद की अनूठी विशेषता है।
क्वेश्चन नंबर 57 आता है, अनुसूचित जातियों क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के मामले के कथन पर विचार करें। 5वीं अनुसूची मुख्यतः मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है और 6वीं अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो जो 5वीं अनुसूची है मध्य भारत मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि ऐसे मतलब विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ के क्षेत्रों से संबंधित सही है। और 6वीं अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों से जगह से संबंधित। तो इसलिए दोनों ही सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर। 5वीं अनुसूची मुख्यतः मध्य भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में राज्यपाल की विशेष भूमिका है, जबकि 6वीं अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था है। दोनों सूची जनजातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एकदम सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया सकता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया डायरेक्ट बट सब नहीं क्रिया हुआ है, तो इसलिए गलत है, केवल ए नंबर सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो भारत का चुनाव आयोग है बहुसदस्यीय निकाय है, एकदम सही है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। दूसरा कथन गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और महाभियोग से नहीं। महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, न्यायाधीशों के लिए भी नहीं होता है। यहाँ पर न्यायाधीश जांच अधिनियम है 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, उसमें प्रक्रिया दी हुई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जैसी ही प्रक्रिया है, इसलिए उसको महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संविधान का है, जो निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है, हालांकि निष्पक्ष नहीं होते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। केंद्र सरकार के खातों की लेखा परीक्षा करना, इसका जो सभी कार्य हैं उसके संवैधानिक दर्जे के अनुकूल होते हैं। तो सबसे पहले आता है लेखा परीक्षा की संवैधानिक कर्तव्य है इसका। राज्य सरकार के खातों की लेखा परीक्षा करना, ये भी संवैधानिक कर्तव्य है। और सार्वजनिक उपकरणों की लेखा परीक्षा कानूनी प्रावधान के तहत है। और न्यायपालिका के खातों की लेखा परीक्षा न्यायाधीशों की सहमति से, तो ये भी सही है, तो ए नंबर का सही है। टैक्स जो सभी मुख्य कार्य उनके संवैधानिक दर्जे के अनुकूल होते हैं। केंद्र राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा सीएजी की संवैधानिक कर्तव्य है। सार्वजनिक उपकरणों की लेखा परीक्षा कानूनी प्रावधान के तहत होती है। न्यायपालिका के खातों की लेखा परीक्षा न्यायाधीशों की सहमति से होती है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। कैग भारत का प्रमुख लेखा परीक्षा अधिकारी है और संसद का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक माना जाता है। भारतीय संविधान के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को उनके स्रोत देशों के साथ कालानुक्रम में विस्तृत कीजिए। मतलब कौन से स्रोत कहाँ से आए थे। तो संसदीय सरकार का विकास ब्रिटेन के साथ हुआ था। मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका के साथ आई थी। राजनीतिक संविधान आयरलैंड के साथ। आपातकालीन जर्मनी के साथ आया था। 1 2 3 4 जो सही लगा हुआ है, उसमें क्या ही है। चलो, हमारे क्वेश्चन यहाँ पे द एंड हो गए, सारे के सारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को फॉलो करना प्रारंभ नहीं किया है, तो सीरीज को जरूर फॉलो करें, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले स्टैटिक जीके में 420, पॉलिटी में 180, हिस्ट्री में 180, इंडियन ज्योग्राफी में 120 और करीब करीब 80 वर्ल्ड जियोग्राफी में, यानी कि 200 क्वेश्चन जियोग्राफी में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में लगभग 120 क्वेश्चन है और एंशियंट हिस्ट्री में भी लगभग 60 से 100 क्वेश्चन करीब हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सीरीज को फॉलो करके अपनी जीके को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो प्राइम जीएस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और 5 टेस्ट को रजिस्टर कर लीजिए। इसके अलावा इस पीपीटी की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी वहीं पे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। शुक्रिया, धन्यवाद।